स्वागत है लेट्स क्रैक जेपीएससी हिंदी चैनल पे। और आज हम लोग प्राचीन भारत को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको सिलेबस पहले प्रोवाइड करा दिया गया था कि इतिहास से 3 पोर्शन आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, यहाँ से 5-5 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग प्राचीन भारत को स्टार्ट करते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि आज जो भी टॉपिक अब स्टार्ट होगा, प्राचीन भारत का प्ले लिस्ट में जितने भी सारे वीडियो आएंगे वो केवल झारखंड पीसीएस के लिए नहीं होंगे। देखिए, यूपीएससी के लिए होगा, एसएससी के लिए और पीसीएस ऑल स्टेट के लिए होगा। ठीक है, तो आप ये दिमाग में नहीं हटा कर रखेंगे कि जो प्राचीन भारत हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेशली झारखंड के लिए ही पढ़ रहे हैं, ऑल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग प्राचीन भारत के पूर्ण रूप से सिलेबस का एनालिसिस करेंगे कि प्राचीन भारत के अंतर्गत कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, और इसमें से भी देखेंगे कि कौन कौन टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत पाठ्यक्रम, देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइटल देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास। ठीक है, ये प्राचीन भारतीय इतिहास पाषाण युग के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ही अब एग्जामिनेशन में कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन पढ़ना है प्राचीन भारतीय इतिहास, फर्स्ट टाइटल है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है बी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। आज के सिलेबस का एनालिसिस करने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि ये सारे टाइटल को हम लोग एक अलग कंसेप्ट के द्वारा सीखने वाले हैं। उस कंसेप्ट का नाम है 5W+1H कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी पहले देखिए कि वो क्या क्या टाइटल है जो प्राचीन भारत के अंतर्गत आपको पढ़ना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इस सभ्यता को कहां से युगीन सभ्यता भी कहते हैं। देखिए, उसके बाद वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता अगला टाइटल है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में 2 पार्ट पढ़ना है, ऋग वैदिक काल पढ़ना है और उत्तर वैदिक काल पढ़ना है। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल का यहाँ पे पार्ट आ जाएगा पहला, और दूसरा पार्ट आ जाएगा उत्तर वैदिक काल का। उसके बाद देखेंगे महाजन पद काल, जो 16 महाजन पद हुए, ठीक है, उसके काल क्रम को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, महाजन पद काल। उसके बाद देखिए प्राचीन धार्मिक आंदोलन, इसके अंतर्गत हम 2 टाइटल यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और दूसरा टाइटल पढ़ेंगे जैन धर्म। और बाकी जो छोटा छोटा धार्मिक आंदोलन था वो आपको खुद से पढ़ना होगा। ठीक है, आप मैं बुक एडवाइस कर दूंगा, वहां से आप नोट्स बनाकर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष यहाँ पर देखेंगे, हर्यक वंश के बारे में आप स्टडी करेंगे। उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले भारत में हुए विदेशी आक्रमण को हम लोग पढ़ेंगे, मुख्य रूप से सिकंदर का आक्रमण यहाँ पर स्टडी हम लोग करेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले जो आक्रमण हुआ सिकंदर का, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद मौर्य साम्राज्य को देखेंगे। ठीक है, फिर मौर्योत्तर काल को पढ़ेंगे और फिर गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश को जानेंगे, यहाँ पे भारत के नेपोलियन वगैरह के बारे में भी यहाँ पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे अशोक सम्राट के बारे में डीपली हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। टोटल आपको सीक्वेंस रूप से वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके बाद देखिए पुष्यभूति वंश, उसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास, संगम युग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सातवाहन वंश, उसके बाद वातामी या बादामी का चालुक्य वंश, उसके बाद पल्लव वंश देखेंगे, फिर राष्ट्रकूट वंश, फिर उसके बाद देखेंगे चोल वंश, और लास्ट टाइटल है पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल। तो एक बार मैं फिर से सिलेबस को रिमाइंड करा दे रहा हूं कि पहला है टाइटल प्राचीन भारतीय इतिहास, फिर है सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, महाजन पद काल, प्राचीन भारत धार्मिक आंदोलन, इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ेंगे, और वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। उसके बाद मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले हम विदेशी आक्रमण को यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, और फिर गुप्त वंश पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत का इतिहास, संगम युग के बारे में स्टडी करेंगे, सातवाहन वंश,
वातामी या बादामी का चालुक्य वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश और पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल। इतना ही सिलेबस है जो हर एक एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में आपको प्राचीन भारत के अंतर्गत पढ़ना है, जहां से एसएससी के एग्जाम में भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। लेकिन हम लोग एक टारगेट लगाए हैं, ठीक है, जितने भी स्टेट में पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं या यूपीएससी सबसे बड़ा एग्जामिनेशन होता है सिविल सर्विसेज का, ठीक है, उसके लिए हम लोग टारगेट लगाए हैं और उस टारगेट के अनुसार हम लोग प्राचीन भारत को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो अब इस प्राचीन भारत को कैसे हमको पढ़ना है, ठीक है, एक टेक्निक है, ठीक है, इस टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग करेंगे प्राचीन भारत को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो टेक्निक क्या है, तो देखिए टेक्निक है 5W। तो 5W का मतलब क्या होता है, देखिए व्हाट पहला टाइटल है, और उसके बाद है वेयर, उसके बाद है वाई, जो वेन देख लेते हैं पहले, वेन, और उसके बाद है वाई, और उसके बाद है होम, और देखिए 5 का W हो गया, और उसके बाद है लास्ट एक एच है हाउ। ठीक है, अब एक कंसेप्ट क्या है इसको मैं थोड़ा सा डीप में बता रहा हूं। ठीक है, देखिए आप ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिए, और यहां से मैं स्टार्ट करूंगा सिंधु घाटी सभ्यता। आप इस कंसेप्ट पर मैं पूरी तरीके से सेट कर दूंगा। देखिए कैसे, इससे होगा क्या कि पीटी के साथ साथ आपको मेंस का भी तैयारी हो जाएगा। देखिए पहला टाइटल आते हैं व्हाट के, फिर वेयर, फिर व्हेन, फिर व्हाई, और फिर होम, और फिर हाउ। तो देखिए सबसे पहला व्हाट, ठीक है, और मैं एक सभ्यता यहां पर सेट कर रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, या इसको आप सैंधव सभ्यता भी बोल सकते हैं, सैंधव सभ्यता। ठीक है, इस टाइटल को हम यहां पर सेट कर रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, व्हाट, व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या है, या इसको आप परिचय भी बोल सकते हैं, परिचय, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहला जब हम लोग टाइटल पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो नॉर्मली है, और अगर लॉजिकल आप हैं, अगर गंभीर रूप से आप स्टडी कर रहे हैं, तो कोई भी टाइटल आपके सामने आएगा तो आप तो पहला वही जानिएगा कि ये क्या है या इसका परिचय है। तो अगर मैं इसका परिचय बोलूं, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है या सैंधव सभ्यता क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब देखिए यहां पर आ रहा है हड़प्पा, ठीक है, और फिर आ रहा है कांस्य युगीन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, दो बातों को समझिए। ठीक है, और फिर आ रहा है नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, अब 3 बातों को आ रहा है, 3 बातों को कैसे आप समझिएगा, देखिए अब कह रहा है कि क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, अब 4 यहां से जवाब मिल रहा है। देखिए का एक्सप्लेन कीजिए, हड़प्पा क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस सभ्यता में शहर की खोज की गई थी, जिसका नाम था हड़प्पा, दयाराम साहनी। ठीक है, 1921 में। आगे चलकर हम लोग सारे चीज को, सारे कंसेप्ट को, सारे कंटेंट को यहां पर रखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि 5W + 1H कंसेप्ट क्या है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आया सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, तो ये हड़प्पा सभ्यता है। उसके बाद कह रहा है कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, तो कांस्य युगीन कैसे बना, देखिए तांबा खोज हो गया था उसमें, और फिर टीन। ठीक है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, ठीक है, तो बन गया कांसा। तो उस सभ्यता में कांसा का सबसे ज्यादा यूज हो रहा था। ठीक है, कांसा जो है फेमस था, प्रचलित था, इसलिए उस सभ्यता को बोला जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। तो जवाब मिल गया आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है कि ये सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, अब नगरीय सभ्यता के लिए क्या आपने देखा, तो नगरीय सभ्यता के लिए हमने देखा कि वहां पे, चलिए लाइट करता, आइए देखिए, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शहर की खोज हुई थी हड़प्पा। फिर इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि तांबा प्लस टीन को अगर मिला दिया जाता कांसा बन जाएगा, और कांसा का उस समय प्रचलित मतलब हो रहा था, प्रचलित था, वो फेमस था कांसा,
ठीक है। उसके बाद नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां जो व्यवस्था देखा गया, ठीक है, जो ईंट देखा गया, ईंट का घर देखा गया, ईंट की नाली देखा गया और सड़कें ईंट की देखी गई जो समकोण पर काटती थी। तो इससे अनुमान लगाया गया कि वो जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, वो एक प्रकार के नगरीय सभ्यता थी। तो यहां से पहला वाट क्लियर हो गया मेरा, ठीक है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, तो हमको जवाब मिल गया, ठीक है। अब आइए बात करते हैं वेयर, ठीक है। अब बात करते हैं वेयर। देखिए वेयर की बात कर लेते हैं। कहां, ठीक है। कहां का मतलब होता है क्षेत्र विस्तार, क्षेत्र विस्तार, ठीक है। क्षेत्र विस्तार कहां था? तो क्षेत्र विस्तार के लिए अभी मैं यहां पर शॉर्ट में बता दे रहा हूं। देखिए यहां पर अगर ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है और ये आपका पश्चिम है और ये आपका दक्षिण है, ठीक है। तो देखिए इसका क्षेत्र विस्तार मतलब ये कहां है, ये जो सभ्यता है वो कहां है। तो इसके अंतर्गत आप इसके क्षेत्र विस्तार को जानेंगे कि उत्तर में कहां है। तो उत्तर में मांडा है, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद पूर्व में कहां है? तो पूर्व में आलमगीरपुर तक है, आलमगीरपुर, ठीक है, जो मेरठ में पड़ता है यूपी में। उसके बाद दक्षिण में दैमाबाद, ठीक है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और पश्चिम में पड़ता है सुल्तानगेडोर, जो कहां पे है? बलूचिस्तान में है, जो अभी पाकिस्तान में है। तो यहां सुल्तानगेडोर पड़ता है। तो इससे क्या होगा कि आपका क्षेत्र विस्तार का आइडिया मिल गया कि पूर्व से पश्चिम, ठीक है, और उत्तर से दक्षिण। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्र विस्तार था, ठीक है। तो क्षेत्र विस्तार आगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पूरे डीप में जानेंगे कि इसका क्षेत्र विस्तार कितना है, मतलब एक कहां है, समझ गए। उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, देखिए यहां उत्तर प्रदेश में कितना जगह क्षेत्र था, ठीक है, और जम्मू कश्मीर में कितना था, ठीक है, पाकिस्तान में कितना था, और अफगानिस्तान में कितना था, और महाराष्ट्र में कितना था, गुजरात में कितना था, पंजाब में कितना था, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में कितना था। पूरी तरीका से हम लोग मैप से इस बात को समझेंगे, इसके क्षेत्र विस्तार को। तो दूसरा का टाइटल आ गया मेरा वेयर, समाप्त। अब तीसरा टाइटल कह रहा है कि वेन, ठीक है, वेन ये कब से है, ठीक है, ये कब से है। तो इस पर भी बहुत सारे विद्वानों का मत है, ठीक है। किसी का कहना है कि 2500 बीसी से जो है 1750 है, ठीक है, और किसी का है कि 2300 बीसी से, ठीक है, ये आपका 1700 है, ठीक है। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इसका कितने विद्वान का क्या कहना है और आधुनिक पद्धति जो C14 है उसका क्या कहना है, जिससे जीवाश्म में किसी भी जीवाश्म की अवधि जो है पता की जा सकती है, उसके कार्यकाल पता किया जा सकता है। तो हम लोग वेब जान लेंगे कब, मतलब कि इसका समय जान लेंगे इस सभ्यता को, या कोई भी इतिहास का टाइटल देखेंगे तो ये पांचों आपको कॉन्सेप्ट लगाकर पढ़ना है। बिल्कुल हम आपको बता रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट जो है हर टाइटल पर अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बेहतर ढंग से टॉपिक को आप समझ सकते हैं। अगला टाइटल है क्यों, ठीक है, क्यों, ठीक है, क्यों यह सभ्यता क्यों डेवलप हुई, यह सभ्यता क्यों विकसित हुई। तो देखिए आपको पता है कि ये सभ्यता जो है नदी के किनारे थी, ठीक है, सिंध नदी के किनारे थी। ज्यादातर इसके क्षेत्र जो थे वो सिंधु नदी के किनारे थे, ठीक है, कुछ क्षेत्र रावी नदी के किनारे थे। तो नदी के किनारे होने के कारण कृषि बहुत हुआ, ठीक है, कृषि में बढ़ोतरी हुआ। और जब कृषि में बढ़ोतरी हुआ तो आगे चल के आप देखेंगे कि इस सभ्यता में वस्तु विनिमय होता था। तो वस्तु विनिमय के लिए एक ऐसे आए, आदमी यहाँ पर खड़ा हो गया, एक आदमी यहाँ खड़ा हो गया, एक आदमी यहाँ खड़ा हो गया, ऐसे खड़ा हो गया और भीड़ होते गया, ठीक है। और ये जो है कई क्षेत्रों में, ठीक है, कई क्षेत्रों में ऐसा केंद्र जो है बनता गया जिसे कहा गया व्यापार केंद्र। और आपको पता है कि व्यापार केंद्र कहां पे होता था, शहर में ही होता था। तो कृषि में सरप्लस हुआ, कृषि में बढ़ोतरी हुआ, ठीक है। देखिए कृषि में बढ़ोतरी हुआ किसके कारण हुआ, सिंध नदी के कारण। और यही कंडीशन, ये स्थिति डेवलप कर दिया इस सभ्यता का
किस सभ्यता का? सिंधु घाटी सभ्यता को डेवलप कर दिया। तो इस प्रकार से इस सभ्यता की उत्पत्ति हो गई। उसके बाद होम, ठीक है, होम कह रहा है कि किससे संबंधित है, ठीक है, एक किससे संबंधित है। तो यहां पर आप देखेंगे कि निर्जातीय समूह, ठीक है, निर्जातीय समूह, यहां पर मैं लिख देता हूं निर्जातीय समूह, ठीक है, प्रजाति है प्रोटोअस्ट्रोलॉइड, भूमध्य सागरीय, ठीक है, इस प्रजाति से संबंधित है ये सभ्यता। अब देखेंगे कि निर्जातीय समूह, ठीक है, प्रोटोअस्ट्रोलॉइड समूह, ठीक है, और भूमध्य सागरीय समूह, ये लोग जो है वो कहां कहां रहते थे, ठीक है, और कहां कहां स्थल की खोज हुई और उस स्थल की क्या क्या विशेषता थी। तो कोई मोहनजोदड़ो में रहता था, ठीक है, कोई कालीबंगा में रहता था, कोई हड़प्पा में रहता था, ठीक है, कोई आपका बनवाली में रहता था। तो अब यहां पर देखेंगे कि कोई रंगपुर में रहता था। तो सारी चीज का हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे, और उसकी विशेषता को भी देखेंगे, ठीक है, उसकी विशेषता को भी देखेंगे हम लोग कि आखिर मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज हुई, ठीक है, राखलदास बनर्जी की है, तो उस शहर की क्या विशेषता थी और उसमें किस प्रकार के लोग रहते थे, ठीक है, अब वहां जानेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग हड़प्पा, बहुत सारे जगह का स्टडी करेंगे। तो यहां से निकल जाएगा आपका होम कि ये सभ्यता किस किस से संबंधित है। लास्ट है हाउ, ठीक है, कैसे। अब कैसे को समझिए, ठीक है, मतलब ये सभ्यता कैसे डेवलप हुई, कैसे विकसित हुई, ठीक है, कैसे सभ्यता आगे बढ़ी और कैसे सभ्यता जो है पतन हुआ। इस टाइटल के अंतर्गत देखना है कि कैसे विकसित हुई, कैसे विकसित हुई और कैसे पतन हुई, ये सभ्यता दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। तो अब मैं बता रहा हूं कि कैसे विकसित हुई। तो विकसित में सारी चीज की विशेषता पढ़ना है। इस सभ्यता का कृषि के बारे में अलग पढ़ना होगा, राजनीतिक के बारे में अलग पढ़ना होगा, सामाजिक विकास के अलग पढ़ना होगा, आर्थिक विकास के बारे में अलग पढ़ना होगा, इसके संस्कृति के बारे में अलग पढ़ना होगा। तो सारी विशेषता जब आप जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सभ्यता कैसे डेवलप हुई थी उस समय, क्योंकि उससे पुराना भी सभ्यता था, लेकिन उसके गुना में जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो कई ज्यादा जो है उन्नत थी, कई मतलब विकसित थी, ठीक है। जो पुराने सभ्यता थे उन लोग से जो है सभ्यता विकसित थी और ये सभ्यता बहुत बड़ी थी। तो ये कैसे हुई यहां पर देखेंगे। और उसके बाद पतन का मुख्य रूप से कारण क्या था, तो विद्वानों का यहाँ पर बहुत रहस्यमय पूर्ण बातें हैं, तो ये भी हम लोग स्टडी करेंगे हाउ के अंतर्गत कि कैसे इस सभ्यता का विकसित मतलब कैसे डेवलप हुआ और कैसे इस सभ्यता का ह्रास हुआ, कैसे पतन हुआ। तो आज हमने देखा प्राचीन इतिहास का सिलेबस पाठ्यक्रम की प्राचीन इतिहास यूपीएससी, एसएससी और पीसीएस ऑल स्टेट के लिए क्या सिलेबस है प्राचीन भारत का। और उसके अंतर्गत हमने एक कंसेप्ट को देखा 5W+1H कंसेप्ट को, जो एक टाइटल को हम लोग सेट करके देखे सिंधु घाटी सभ्यता को, ये टाइटल इस कंसेप्ट पर सेट हो रहा है कि नहीं। तो इसी कंसेप्ट पर जो है हर एक टाइटल को हम यहां पर रखेंगे, ठीक है। लगभग जो है प्राचीन भारत का 20 वीडियो बनेगा, 20 वीडियो बनेगा, 20 वीडियो को आप देखेंगे, प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।